हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी सेक्शन की। पॉलिटी सेक्शन के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो कि यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, इस साल भी पूछे जाएंगे 110%। तो हम पूरी घटना चक्र को हम कवर कर रहे हैं सीरीज में, ठीक है। तो उस सीरीज का पहले चैप्टर का पहला पार्ट है, हम लोग इसको टॉपिक वाइज कवर करेंगे। चैप्टर है तकरीबन 29 के आसपास। तो हर चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम टॉपिक वाइज जो है वो डिस्कस करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले का फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, विच एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली जो खत्म की थी वो कौन से एक्ट में खत्म की थी ब्रिटिश क्राउन ने। तो वो एक्ट करी वो अपना खत्म हुई थी चार्टर्स एक्ट 1813 में। ओके गाइस, सो अगला देखते हैं, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव्ड द पावर टू डिस्कस द बजट। तो देखिए, बजट डिस्कस करने का पावर कब मिला था लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया को, वो आपका मिला था 1892 में। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोविजन वाज मेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। तो देखिए, सबसे पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, ब्रिटिश एम्पायर आया, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ वो हुआ था कलकत्ता में। तो वो कब हुआ था, वो आपका हुआ था अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट का मेन रीजन जो था वो लाने का ये था कि जो कंपनी में बहुत करप्शन होने लग गया था। तो इस एक्ट ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई कंपनी के एम्प्लॉयज़ को, है ना, कि भाई आप प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, आप ब्राइब नहीं ले सकते, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें थी। तो उसी में सुप्रीम कोर्ट का भी गठन हुआ था। तो ये सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में बना था, और इस ये जहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ सुप्रीम कोर्ट, उस फोर्ट का नाम था, याद रखिएगा, सेंट विलियम्स फोर्ट। सेंट विलियम्स फोर्ट। ओके, सो इसका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द फेडरल कोर्ट। देखिए, फेडरल कोर्ट इन इंडिया में कब क्रिएट हुई थी। सुप्रीम कोर्ट तो मैंने बता दिया आपका, जो कि 1773 में था, लेकिन फेडरल कोर्ट हमारी बनी थी आपका तकरीबन ये था 1935 का, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। ओके, तो इंडियन काउंसिल एक्ट नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी नहीं है, 90 भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि वो बना था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब देखिए, मैच तो कॉलम है, इसमें हम इस्टेब्लिश करते हैं। तो देखिए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये जो आया था, ये आया था आपका 1784 में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और पिट्स इंडिया एक्ट क्यों लाया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया था, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल मैटर को एक दूसरे से अलग कर दिया था। पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वही पॉलिटिकल मैटर भी देखती थी और वही एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी था उसका। तो जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसमें जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का भी गठन हुआ। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का हमारा जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका 1784 में। तो इसका होगा 2। अब स्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट अभी हमने आपको देखा। अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773, परमिशन टू इंग्लिश मिशनरी टू वर्क इन इंडिया, तो ये आपका आया था 1813 में। ये आप याद रखिएगा, 1830 का चार्टर एक्ट था जिसने की मोनोपोली खत्म की थी, वही सेम में परमिशन दी गई थी इंग्लिश मिशनरी को काम करने के लिए इंडिया में। अपॉइंटमेंट ऑफ द लॉ मेंबर टू द गवर्निंग काउंसिल, ये आपका आया था 1833 में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, in the context of Indian history the principle of डायरकी। देखिए, डायरकी रेफर्स टू, देखिए डायरकी मैं आपको पहले बता देता हूँ बिफोर वी प्रोसीड फर्दर। डायरकी का मतलब होता है आपका काइंड ऑफ अ डबल रूल, ठीक है। यानी कि जो कोई एस्टेब्लिशमेंट होगी ऑलरेडी, तो उसके सब्जेक्ट्स को कहीं ना कहीं डिवाइड किया गया। तो ये था डायरकी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आप देखते हैं कि पहली बार जो इंडियन हिस्ट्री में इस्टेब्लिश हुई थी और रेफर हुआ था वो कहाँ था, डिवीजन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू 2 हाउसेज। नहीं, ये तो बाइकैमरलिज्म का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। तो ये तो इसका गलत हो गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ अ डबल गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड द स्टेट, ये भी नहीं है। हैविंग 2 सेट्स ऑफ रूल, 1 इन लंदन, ये तो बिल्कुल ही नहीं है ना, सॉरी। ओके, डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज द राइट आंसर। सब्जेक्ट्स का विभाजन, जिसको कि हम रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स कहते हैं, उसका विभाजन हुआ था इसमें डायरकी में। ओके गाइस, तो डी वुड बी द राइट ऑप्शन।
अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल। देखिए सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे कब आई थी? सेंट्रल लेवल पे आपका आई थी ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो आपका सेंट्रलाइजेशन फिर से हो गया था 1935 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्ट ऑफ 1909 वाज एसोसिएटेड विद, देखिए 1909 में क्या हुआ था? देखिए 1909 में थोड़ा सा मैं इसकी हिस्ट्री आपको बताऊं। देखिए 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है ना, जो लॉर्ड कर्जन ने कोशिश की थी बंगाल का विभाजन करने की, और उसने किया था। तो उसके बाद ना वो लोग चाहते थे कि कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम ये एक ना रहे, तो इसलिए 1909 में इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का एक काइंड ऑफ मुसलमानों के आगे पत्ता फेंका था। तो वो था इंट्रोडक्शन ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स 1909 में, राइट। तो इसका राइट आंसर वुड बी द ए, डिसेंट्रलाइजेशन तो 1919 में हुआ था, डायरकी भी इनका भी नहीं, तो ए वुड बी द राइट आंसर। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। देखिए 1919 में क्या हुआ था, मैं थोड़ा सा बताऊं। 1919 में जो था डायरकी, जो प्रोविंशियल लेवल पे रिजर्व और स्टेट सब्जेक्ट्स के बारे में बात की गई थी, ठीक है। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ द डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस, हाँ ठीक है ना, डायरकी हुई थी आपका एग्जीक्यूटिव लेवल पे, गवर्नमेंट इन द प्रोविंशियल लेवल पे, ठीक है, ये हुई थी। द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट, नहीं ये तो बिल्कुल ही गलत है। सेपरेट इलेक्टोरेट की बात तो 1909 में की थी ना, जो मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स था, ठीक है। तो ये तो दूसरा गलत ही होगा। तो इससे आप देखिए ये और ये तो ऐसे ही गलत हो गए, निकल एलिमिनेट हो गए, बी और डी। अब बच गया ए और सी। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ए मतलब 1 इज करेक्ट, 1 तो करेक्ट है, ठीक है। अब हमें देखना है कि थर्ड करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो देखिए इसमें क्या हुआ, डिवोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंस, ये डिवोल्यूशन हुआ। इससे पहले क्या था, सेंट्रल जो था उसके पास ही पूरी ऑटोनॉमी थी, सारी पावर उसके पास थी। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था। तो कहने का इसका मतलब यही है, डिवोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का डिवोल्यूशन हुआ बाय द सेंटर, और वो कहाँ गया, प्रोविंसेस के पास थोड़ी सी ऑटोनॉमी आई। तो थर्ड वुड बी द राइट आंसर। तो आंसर इसका हो गया सी। ओके, सो गाइज आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट कंट्रोल, एब्सोल्यूट पावर। ऑटोक्रेसी का मतलब वो कभी होगा, वो तभी पॉसिबल है जब पावर सेंट्रलाइज्ड होंगी, किसी एक के हाथ में होंगी, ठीक है, किसी एक एजेंसी के हाथ में होगी। तो वो कब था, 1909 में तो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी, ये तो हो ही नहीं सकता 1909 में, तो बल्कि डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था, तो ये भी नहीं हो सकता। वो कब हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। और वापस से डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था जो 1947 के बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो सी वुड बी द राइट आंसर। द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए बाई कैमरल का मतलब वही होता है जो कि 2 हाउसेज होते हैं ना, जिसमें कि एक ही सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे भी हमारे जो है 2 हाउसेज है। तो बाई कैमरलिज्म है, एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। हमारा जो आज का जो हमारा गवर्नमेंट है वो किस तरीके से, वो बाई कैमरल है, जिसमें कि एक अपर हाउस है जिसको कि हम राज्यसभा बोलते हैं, लोअर हाउस है लोकसभा बोलते हैं। दोनों जगह बिल पास होना है, अगर कोई भी एक्ट कानून बनना है तो वो दोनों जगह से बिल पास होगा, तभी जाके वो बिल जो है वो एक्ट बनेगा आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो बाई कैमरल पहली बार कब आया था, तो देखिए वो आया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। नो, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में बिल्कुल नहीं, 1919 में बिल्कुल नहीं, तो ये आया था आपको 1935 में, ठीक है। और इसी के 1935 का ही देखिए ये मेन सोर्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। जितना भी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आज की डेट में, ज़्यादातर बहुत बड़ा हिस्सा उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाए गए, राइट। सो डी वुड बी द राइट आंसर। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज अ रेलिक ऑफ। देखिए प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है ऑर्डिनेंस को इशू करने की। मान के चलिए, देखिए अब हमेशा जो पार्लियामेंट है वो अपने सत्र में तो होता नहीं है ना, उसके भी सीजन होते हैं, हमेशा वो काम नहीं करता। तो मान के चलिए कि
कोई ऐसी आपदा आ गई, कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई जिसमें कि जो है फटाफट से हमें 24 घंटे के अंदर कोई कानून चाहिए, या कोई ऑलरेडी कानून जो कि फंक्शन में हो उसको हमें ख़त्म करना है, सस्पेंड करना है, तो उसमें हमें प्रेसिडेंट, हमारा आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट को ये परमिशन, ये पावर देता है कि वो ऑर्डिनेंस लेके आ सकते हैं, और वो ऑर्डिनेंस हाथों हाथ जो है एकदम एग्जीक्यूट हो जाएगा, एकदम कानून बन जाएगा। जो प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस लिया है एकदम फटाफट, बिना किसी की परमिशन के, बिना पार्लियामेंट की परमिशन के, या बिना भी उसका डिस्कशन के, कुछ नहीं करना। बस प्रेसिडेंट ने कह दिया ऑर्डिनेंस पास, तो ऑर्डिनेंस पास, ठीक है। बस इसकी एक वैलिडिटी होती है। इसके बारे में हम डिटेल में हम पढ़ेंगे। इफ़ यू वांट जस्ट आप उसके बारे में मुझे पूछिएगा, क्वेरी करिएगा, देन डेफिनेटली इसके बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल से। तो देखिए, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ऑर्डिनेंस टू इशू द ऑर्डिनेंस, ये आपका कब आया था? ये भी हमारा आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, राइट। तो मैंने कहा ना कि हमारे जो मोस्ट ऑफ द जो कॉन्सेप्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हमारे 1935 से आए हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एक्ट ऑफ द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर द इंडियंस टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री? देखिए, पहले क्या था, पहले जितने भी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था वो सारा ब्रिटिश, सारे गोरे ही लोग थे। बड़ी बड़ी अथॉरिटी में जज हो गए, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो गए, सिविल सर्वेंट्स हो गए, वो सारे के सारे जो थे वो अंग्रेज थे। तो ऐसा कब हुआ था कि जो आपका इंडियंस भी अलाउड हुए थे ब्यूरोक्रेसी में जाने के लिए, जुडिशियल सर्विसेज में जाने के लिए, तो वो आपके हुए थे चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो ये इसका आंसर है चार्टर एक्ट 1833। ओके गाइस, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स? देखिए, वो इसका आंसर मैंने बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सेंटर एंड स्टेट की जो भी पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आया है। नेक्स्ट देखते हैं। इन द फेडरेशन एस्टेब्लिश्ड अंडर एक्ट 1935, देखिए फेडरेशन का वही मैंने आपको बताया ना कि सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि स्टेट के पास भी अपनी ऑटोनॉमी होगी और सेंटर के पास भी अपनी ऑटोनॉमी होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोनों एक सेंटर और स्टेट के बीच का रिलेशन, दोनों की अपनी अपनी ऑटोनॉमी है, दोनों अपनी अपनी जगह पे पावरफुल हैं, दोनों की अपनी अपनी जगह पे अकाउंटेबल भी हैं। इसकी ही को कहा गया है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसमें देखिए ये क्या कह रहा है, द फेडरेशन, यानी एक फेडरेशन जो कि इंडिया है, स्टेब्लिश अंडर एक्ट 1935, रेजिडरी पावर वर गिवन टू। रेजिडरी पावर किसको दी गई? सेंटर को दी गई या स्टेट को दी गई? मतलब सेंटर, स्टेट का मतलब यहाँ पे प्रोविंशियल से है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से है, ठीक है। तो देखिए रेजिडरी पावर क्या होती है? रेजिडरी पावर वो है, वो पावर्स हैं कि मान के चलिए एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का अगर टॉपिक है, मुद्दा है, तो उस पर जो है वो स्टेट कानून बनाएगा। पुलिस का मैटर है तो स्टेट कानून बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर डिफेंस का मैटर है तो सेंटर कानून बनाएगा। तो ये सारी जो पूरी लिस्ट है ये मेंशन्ड है। मान के चलिए कुछ ऐसा कोई नई चीज़ आ जाती है, कोई नए चैलेंजेस या कोई नई प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें कि ना वो स्टेट के, ना वो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है स्टेट लिस्ट में या प्रोविंशियल लिस्ट में, तो उसको जो है वो किस तरीके से डील किया जाएगा, ठीक है। तो किसके पास वो अथॉरिटी होगी कि नए चीज़ों पर कानून बनाया जाए जिस पर ऑलरेडी कानून नहीं बना हुआ है, उसको बोलते हैं रेजिडरी पावर, ठीक है। उसको कहा जाता है रेजिडरी पावर। तो रेजिडरी पावर किसके पास थी? तो फेडरल लेजिस्लेचर के पास थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बिल्कुल नहीं थी, वो थी गवर्नर जनरल के पास, गवर्नर जनरल के पास। ओके गाइस, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये पूछ रहा है इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, वो पूछा कुछ जाता है, वो बता वो टिक, वो सही वाला टिक करके आ जाते हैं, लेकिन पूछा गलत वाला जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट एंड परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ द अडॉप्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935? इनमें से कह रहे हैं कि कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट नहीं है
तो देख लेते हैं हम, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, ओके, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, भाई ये तो इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। एनबीसी ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, स्कीम ऑफ फेडरेशन विद नॉमिनेशन ऑफ द ऑफिशियल ऑफ द, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मेरे हिसाब से ए होना चाहिए। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, देखिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये कह रहा है एक्ट ऑफ 1935 में, 1935 की बात कर रहा है ये, अभी वाले कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री was not that, तो A would be the right answer. One among the following was not the salient feature, अब इसमें भी वो पूछ रहा है कि not a salient feature, कौन सा salient feature नहीं है 1935 का। देखिए गाइस एक चीज ये देखिए, बार बार 1935 से कितने क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ 1935 इज द मेन सोर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको एक बार ढंग से जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से अगर इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा तो 80%, 70 to 80% आई एम श्योर कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आएगा, यही है। तो गाइज इसको थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़िएगा, ओके। अगर आप चाहते हैं उस पर हम कोई वीडियो बनाएं तो ज़रूर आप मेंशन कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे डिटेल में। तो इसको देखते हैं कि कौन सा सीलियंट फीचर नहीं है। द एक्ट प्रोवाइडेड ऑल इंडिया फेडरेशन, भाई फेडरेशन की तो बात कही, स्टेट रेजिडरी पावर वाल एलोकेटेड टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, नहीं सर गलत है ये। पावर, रेजिडरी पावर किसको दी थी, हमें ये हमने पिछली स्लाइड में बताया था ना, वो दी गई थी गवर्नर जनरल को, ठीक है। तो दैट इज द इनकरेक्ट आंसर। बाकी अब देख लेते हैं, आंसर तो हमारा निकल ही गया, बट फिर भी दोनों ऑप्शन को देखते हैं। इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है ना। हाँ ये भी बात थी भाई, प्रोविंस को ऑटोनॉमी दी गई थी क्योंकि भाई जो था इसमें सेंटर और स्टेट दोनों की पावर थी। इट अबॉलिश द डायरेक्टरी एट द प्रोविंशियल लेवल एंड इंट्रोड्यूस एट द सेंट्रल लेवल, बिल्कुल सही, ठीक है। तो बी वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि इसमें नॉट पूछा है, नॉट द सीलियंट फीचर, तो बी जो है वो सीलियंट फीचर नहीं है 1935 का, बाकी तीनों सीलियंट फीचर है। Which one of the following act leads the separation of Burma, देखिए बर्मा का जो सेपरेशन हुआ था वो अक्टूबर 1937 में हुआ था, ठीक है, अक्टूबर 1937 में हुआ था। तो इसका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं। द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो इसको देखिए किसने ये राय दी थी, किसने ये रिकमेंडेशन दी थी कि हमारा जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन बने वो इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बने, यानी कि कोई एक असेंबली बनाई जाए जो कि इलेक्टेड हो, ठीक है, और फिर वो इलेक्टेड असेंबली देश का संविधान लिखे। तो वो किसका प्रपोजल था, तो दोस्तों वो प्रपोजल था हमारा साइमन कमीशन का नहीं था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं था, क्रिप्स मिशन था, क्रिप्स मिशन, ओके। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आया, ये मेरे ख्याल से शायद महाराष्ट्र पीसीएस में भी पूछा गया था, आई थिंक 2018 या 19 में आया था ये, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इलबर्ट बिल इन रेफरेंस टू द कॉलोनियल रूल, ठीक है। अब देखिए इलबर्ट बिल के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इलबर्ट बिल था क्या, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कराया था कि जो इंडियंस थे उनको परमिशन नहीं थी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में आए ब्रिटिश गवर्नमेंट की, लेकिन फिर धीरे धीरे 1833 के बाद से वो कानून आया, उसमें फिर इंडियंस जो पढ़े लिखे नौजवान थे वो जुडिशरी में भी आए, एडमिनिस्ट्रेशन में भी आए, जज बने, ठीक है। लेकिन जज बनने के बावजूद, मजिस्ट्रेट बनने के बावजूद भी इंडियन मजिस्ट्रेट को ये अधिकार नहीं था कि वो किसी ब्रिटिश एम्प्लॉय पर, किसी ब्रिटिश ऑफिसर पर जो है वो ट्रायल मुकदमा जो है चला सके और उसको खिलाफ कोई फैसला दे सके, ठीक है। अब जो है यूरोपियन जज हो, चाहे वो इंडियन जज हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। इंडियन जजेस जो है वो उनको पूरा अधिकार है कि अगर कोई ब्रिटिश ऑफिसर कुछ गलती करता है, चाहे कुछ क्राइम करता है, तो इंडियन जजेस को पूरा अधिकार होगा उनके खिलाफ कार्रवाई करने का, ओके। तो ये था इलबर्ट बिल 1883 में आया, लॉर्ड रिपन इसको लेके आए थे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। टू ब्रिंग इंडियन एंड यूरोपियन एट इक्वल स्टेटस एज फार एज द पीनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट वाज कंसर्न, ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। टू पुट अ strict restriction on the local press,
लोकल प्रेस का तो मतलब ही नहीं था। टू कंडक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये तो सवाल ही नहीं होता। टू अमेंड द आर्म्स एक्ट, नहीं ये भी गलत था। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। राइट गाइस, सो आज के लिए इतना ही। तो ये हमारी सीरीज थी, इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। इफ़ यू गाइज हैव एनी कमेंट, कुछ भी आपको कहना है, कुछ भी बोलना है, कुछ भी बताना है, एनी फीडबैक, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके गाइज, सो बाय बाय, टेक केयर।